गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का पूरा लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। गूगल मीट के माध्यम से मैं क्लास में आप लोग को प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा चुकी हूँ। अब हम लोग उसका क्वेश्चन सेशन करेंगे। क्वेश्चन सेशन मैं अरिहंत की एक पुस्तक प्रीलिम्स पॉसिबल से करवा रही हूँ आप लोगों को, जिसमें IAS PCS से संबंधित एग्जामिनेशंस के जितने भी सॉल्व पेपर हैं वो सॉल्व पेपर दिए गए हैं। अब इसमें जीके में ये देखना है कि जीके सभी परीक्षाओं के लिए समान ही होता है, इसमें कुछ अंतर नहीं होता है। तो इसमें हम ऐतिहासिक स्रोत में पहला देखेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में ऐतिहासिक स्रोत हमारा पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में एग्जामिनेशंस का ट्रेंड भी एनालिसिस किया गया है। आप देख लीजिए कि पुरातात्विक स्रोत से IAS प्री में 4 क्वेश्चन और स्टेट PCS के प्रीलिम्स में आपका 14 क्वेश्चन पूछा है। साहित्यिक स्रोत से IAS में 6 और स्टेट PCS में 10। वैसे ही विदेशी विवरण से IAS में 1 और स्टेट PCS में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी यही ट्रेंड बना रहेगा। अब आगे हम इसमें देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में आपका पुरातात्विक स्रोत में पहला सोर्स क्या है। तो पहला सोर्स है अभिलेख। तो अभिलेख में हम एशिया माइनर से प्राप्त अभिलेख को देखेंगे, जिसमें पहला है मितानी अभिलेख और दूसरा है एशिया का बांग जो कोई अभिलेख। अब देखिए, ये एशिया के बांग जो कोई अभिलेख वही अभिलेख है जिससे आपको वैदिक काल के 4 देवताओं का वर्णन मिलता है। ये आगे हम वैदिक काल का क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो मिलेगा, और हम प्राचीन भारत के इतिहास में इसको पढ़ाए हैं। बाकी अन्य अभिलेख में देखिएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य का महास्थान और सहगौरा अभिलेख है। अशोक के जितने भी बृहद शिलालेख हैं उनसे प्राचीन भारतीय इतिहास का वर्णन मिलता है। खारवेल का हाथी गुम्पा अभिलेख, इससे भी बहुत सारी जानकारी मिलती है प्राचीन भारतीय इतिहास की। फिर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख और भानुगुप्त तथा सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य प्राप्त एरन अभिलेख। ठीक है, ये सभी अभिलेखीय सोर्स है जिससे हमें भारतीय इतिहास का वर्णन मिलता है। उसके बाद हम स्मारक और गुफा और मंदिर भी देखेंगे। ये भी हमारे भारतीय इतिहास के वर्णन करने के लिए पर्याप्त हैं। जैसे आप स्तूप, पहला स्मारक में स्तूप देखिएगा। स्तूप जैसे बौद्ध विहार और स्तूप या अशोक का सांची स्तूप, भरूच स्तूप, इनसे भी पुरातात्विक काल का वर्णन मिलता है। ये पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं जिससे हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर अशोक तथा अशोक के पौत्र दशरथ का ये गुफा अभिलेख है, बराबर का गुफा, नागार्जुनी गुफा। फिर आप बहुत सारे ऐसे मंदिर है जैसे भाजा का बौद्ध गुफा मंदिर जिससे प्राचीन भारत का वर्णन मिलता है। फिर आपका शीतल नवासल का जैन गुफा मंदिर तमिलनाडु में है। फिर कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, जावा का बोरोबुदुर मंदिर, ये सब प्राचीन भारतीय इतिहास के पर्याप्त साक्ष्य देते हैं। फिर हम मूर्तियाँ देखेंगे तो मूर्तियाँ, आपको पता है कि हम लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। जैसे मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई प्रतिमा एक मिली। फिर आप ये देखेंगे कि पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है, पशुपति शिव की मूर्ति। फिर मौर्य काल में भी लोक मूर्तियाँ मिली है जिनको यक्ष यक्षिणी की मूर्ति कहा गया। फिर मथुरा कला, गंधार कला, मूर्ति कला का सबसे बड़ा कला शैली है। फिर आप देखेंगे कि कुषाण काल में भी बौद्ध मूर्तियों का निर्माण कराया गया, महायान और हीनयान से संबंधित। फिर गुप्त काल में तो सबसे ज़्यादा मंदिर बनाए गए क्योंकि इनको कला और स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, गुप्त काल को। आगे हम सिक्के वाले साक्ष्य को देखते हैं। तो सिक्के वाले साक्ष्य में 2 प्रकार के सिक्के आए। एक तो पहला जो प्राचीन काल में बने सिक्के थे जिनको पंचमार्क सिक्का कहा जाता था। फिर सोने, हिंदी यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए। ये सभी सोर्स हैं। सिक्कों के माध्यम से पता चलता है कि उनके समय में किस देवी देवताओं को माना जाता था, फिर उनके सिक्के पे किस चीज़ का वर्णन है, ये सारी चीज़ें बताया जाता था। सर्वाधिक बताया गया है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाणों द्वारा चलाए गए और समुद्रगुप्त का जो सिक्का था उस पर बीना बजाते हुए उसको दिखाया गया। ये बताता है कि वो संगीत प्रेमी थे। फिर अरिकामेडू से प्राप्त रोमन सिक्के ये बताते हैं कि हमारे भारत में विदेशी व्यापार भी प्रचलन में था। तो ये ऐतिहासिक शोध का एक ब्रीफ था, लेकिन हम पीछे पढ़ चुके हैं तो हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर जब हम करेंगे तो देखेंगे इसमें आंसर भी मेंशन है, आप लोग ये देखिएगा। इसमें है कि टॉपिक वाइज प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर रीड, A.H. लॉन्गहर्स्ट और रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बॉर्गेस तथा वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे। तो आपका आंसर हो जाएगा
पुरातात्विक उत्खनन से। पहला आंसर हो जाएगा पुरातात्विक उत्खनन से। ये लोग दक्षिण भारत में काम किए थे और दक्षिण भारत में ही ये लोग उत्खनन भी किए थे और उधर से ही ये लोग जुड़े हुए थे। इनका जैसे ये लोग अधिकांश कार्य जो अपना किए थे वो श्रीलंका के क्षेत्र में किए थे, ठीक है। तो ये उत्खनन कार्य करने के लिए जाने गए तो पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित थे। साथ ही जेम्स बोंगेस का संबंध पश्चिमी भारत के ऐतिहासिक स्थलों से था। वॉल्टर इलियट जो थे वो दक्षिण भारत में सिक्कों पर काम किए थे। तो ये सारी चीज़ें आपका बॉक्स में मेंशन है, आप पढ़ भी सकते हैं। साथ ही सेकंड, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हीं को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये मैं पहले पढ़ा भी चुकी हूँ प्राचीन भारत के लेक्चर में। ये जो थे भारतीय पुरातत्व का जनक, इनको कहा जाता था। पहले तो ये सेना में थे, ब्रिटिश सेना में इंजीनियर थे। बाद में इन्होंने ऐतिहासिक, भूगोल, पुरातत्व और इतिहास के लिए काम किया और पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक भी ये बने थे 1870 से 1885 के मध्य में। इसलिए इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। पहले क्या था कि पहले काम के आधार पे लोगों का पद तय किया जाता था, शिक्षा के आधार पे नहीं। शिक्षा के आधार पे तो ये ब्रिटिश सेना में थे ही। फिर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो मैं पढ़ा चुकी हूँ कि विलियम जोन्स ने किया था। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने किया था तथा एंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान एरियन और प्लूटार्क ने किया था, ठीक है ना। ये देखिए विलियम जोन्स कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के ये सदस्य थे और इन्होंने 1793 में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में पहचाना था। और वो भी कहाँ से पहचाना था? तो ग्रीक पुस्तकों से पहचाना था इन्होंने। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा तथा उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व के लिए खोजा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा BS वाकणकर। BS वाकणकर, ठीक है ना। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, इन्होंने ही पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा था और उसमें जो चित्र बना था, उसके छत पे जो चित्र बने थे, उस चित्रों का कार्बन डेटिंग पद्धति करके इन्होंने ये पता लगाया कि ये सारे चित्र 1,75,000 वर्ष पुराने हैं। तो 1,75,000 वर्ष पुराने चित्र हो गए तो ये पुरातत्व काल के लिए पर्याप्त हो गए। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के राज्यादेश का सबसे पहले विकुटन किसने किया था? अर्थात सबसे पहले किसने इनके राज्यादेश को पहचाना था, पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इनके अभिलेखों को पढ़ा था और पढ़ने के बाद ये भी आपके जेम्स प्रिंसेप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी थे। इन्होंने पढ़ने के बाद ये बताया कि ये जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी, ग्रीक, अरामाइक तथा खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण हैं। नेक्स्ट 6ठा क्वेश्चन है कि अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो आप लोगों को पता है, चक्रवर्ती, धर्मदेव और धर्मकीर्ति नहीं है, प्रियदर्शी के नाम से अशोक को बताया गया है। प्रियदर्शी का अर्थ क्या है? ईश्वर का प्रिय, क्योंकि ये प्रियदर्शी ही लिखा गया है। ये देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे, तो देव नाम प्रियदर्शी का अर्थ है ईश्वर का प्रिय। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन आपका है कि किस अभिलेख में चंद्रगुप्त तथा अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो चंद्रगुप्त तथा अशोक दोनों का वर्णन किसमें किया गया है? तो जूनागढ़ अभिलेख, याद रखिएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसमें अशोक के भी गवर्नर काम किए थे, चंद्रगुप्त के भी गवर्नर इसका पूर्णोद्धार करवाए थे, फिर रुद्रदामन ने भी इसका पूर्णोद्धार करवाया। तो इसलिए मैंने पुष्यगुप्त के बारे में आप लोग को पढ़ाया है, तुषास्प के बारे में पढ़ाया है, सबके बारे में मैंने बताया है। एक इस जूनागढ़ अभिलेख का 4 शासकों के काल में इसको क्या किया गया, इसको बनाया गया और इसका देख रेख किया गया। इसलिए अशोक और चंद्रगुप्त दोनों का वर्णन कहाँ मिलेगा? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। अर्थात ये भी कहा जा सकता है कि अशोक, चंद्रगुप्त और रुद्रदामन का एक साथ वर्णन कहाँ मिलेगा? तो जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो 12वां शिलालेख हो जाएगा। 12वां शिलालेख में ही धर्म के बारे में बताया गया है और इसी शिलालेख में अशोक कहते हैं कि धर्म के रूप में, जैसे धर्म के रूप में बौद्ध धर्म का वर्णन वो करते हैं और सभी धर्म संप्रदायों के बारे में ये कहते हैं कि सबका
सभी धर्मों का क्या है, मूल एक है। इसलिए आप सभी धर्म को मानिए, मतलब धर्म के समन्वय के बारे में उन्होंने इस शिलालेख में चर्चा किया है। आगे इनका 11वां शिलालेख है। 11वें शिलालेख भी धर्म के संबंध में है। द्वितीय शिलालेख में इन्होंने अस्पताल बनाने यानी चिकित्सीय प्रबंधन का वर्णन किया है, मैं पीछे पढ़ाई हूँ। 13वां शिलालेख कलिंग विजय की सूचना देता है। 9वां हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक का वर्णन करता है, तो आपके खारवेल का वर्णन करता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल के जीवन से संबंधित सभी बातों का वर्णन है। कलिंग महापद्मनंद तथा अशोक जो कलिंग पे आक्रमण किए थे, इसका भी वर्णन हाथी गुम्फा अभिलेख में है, और ये उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य क्या है, तो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। मैं बेसनगर के गरुड़ स्तंभ के बारे में आप लोगों को बताई थी कि हेलियोडोरस इसकी स्थापना करवाते हैं। ये कौन रहते हैं हेलियोडोरस, तो एंटियाल किट्स के राजदूत रहते हैं। वो जब यहाँ आते हैं तो आने के बाद इसका स्थापना करवाते हैं और अपने बारे में, और इसमें वसुदेव की चर्चा करते हैं और अपने बारे में भी ये लिखवाते हैं और स्वयं को वासुदेव कृष्ण का उपासक बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखना है कि कौन किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो लिखा है कि बेसनगर, तो बेसनगर पहला है शैव गुफा मंदिर, तो गलत है क्योंकि बेसनगर में तो क्या बेसनगर का अभी पढ़े हम लोग, वो तो गरुड़ स्तंभ के लिए है। भाजा, तो भाजा जो है बौद्ध गुफा मंदिर के लिए है। हम लोग पहला क्वेश्चन जो पढ़े थे उसी में था भाजा बौद्ध गुफा मंदिर। शीतल नवासल, तो शीतल नवासल जैन गुफा मंदिर, ये भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। केवल 2 का मतलब 2 इसमें युग्म सही है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हम आते हैं, आप लोग बॉक्स पढ़ लीजिएगा। जैसे आप भाजा के बारे में देखिएगा तो यहाँ 22 गुफा मंदिर का एक समूह है, ठीक है ना। ये पहाड़ों को काट के, चट्टानों को काट के बनाया गया है। शीतल नवासल का पढ़िएगा तो तमिलनाडु में, मैं अभी बताई, वहाँ पे जैन मंदिर जो है वो शीतल नवासल का जैन मंदिर है। आगे 12वां क्वेश्चन है कि बेसनगर का अभिलेख हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, यानी कि जो बेसनगर का अभिलेख स्थापित करवाया उसका नाम हेलियोडोरस था, वो कहाँ का निवासी था, तो वो तक्षशिला का निवासी था। नेक्स्ट है अंकोर वाट का मंदिर समूह किस देश में है, तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में है। कंबोडिया को ही कंपूचिया कहा जाता है, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है, और यह मंदिर, इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। सूर्यवर्मन द्वितीय, ये इतना ध्यान रखिएगा लो, 9वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य का ये मंदिर है और इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 नंबर क्वेश्चन कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है, ए। और आर कह रहा है कि चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिनमें उनकी विजयों का ऐतिहासिक विवरण मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप बॉक्स पढ़ लीजिएगा। बॉक्स में लिखा है कि हमें चोलों के संबंध में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है क्योंकि चोल शासकों ने मंदिर के दीवारों पे अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे, तो दोनों सही हो गया। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा एक लकुलिश पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है, तो लकुलिश पाशुपत शैव संप्रदाय की एक प्रमुख शाखा है। तो शैव धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं वो लकुलिश संप्रदाय पर आपका प्रकाश डालेंगे। तो हुविस्क भी शैव धर्म को मानता था, उसके मुद्राओं पे शिव का वर्णन था। चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख भी शैव धर्म के बारे में जानकारी देता है। पाणिनि के व्याकरण जो अष्टाध्यायी है और बाणभट्ट की कादम्बरी, पाणिनि का व्याकरण और बाणभट्ट की कादम्बरी, सब में क्या है, वर्णन है इसका, यानी अर्थात 1, 2, 4, 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा शैव धर्म का। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है, तो समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त वही हैं जिन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों को सहित उत्तर भारत को भी जीता था। दक्षिण भारत के राज्यों को इन्होंने मोक्षानुग्रह नीति के तहत आज़ाद कर दिया था। उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 राज्य। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था, तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम महेंद्र था।
उस दौरान जो कोसल का शासक था, दक्षिण से शासन वो कर रहे थे मध्य प्रदेश के भी एरिया से, और उनका नाम महेंद्र था। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में गुप्त काल में से संबंधित गुफा चित्रांकन, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा और एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण क्या है? तो एक अजंता की गुफा है, तो दूसरा इसमें बाघ की गुफा हो जाएगी, क्योंकि ये गुप्त काल का पूछ रहा है। प्राचीन भारत में आप याद रखिएगा कि गुप्त काल के 2 ही उदाहरण मिलते हैं, अजंता की गुफा और बाघ की गुफा। मैं आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास में ये चीज़ पढ़ा चुकी हूँ। आप सभी इसके बॉक्स को ज़रूर पढ़िएगा, इसको देख लीजिएगा, बॉक्स में सभी गुफाओं का वर्णन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।